आगे चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत कई कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए। इनके साथ ही कई विभागों के आला अधिकारी की मौजूदगी में हाई पावर परचेज कमेटी में कई एजेंडों पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में अलग अलग विभागों के लिए 450 करोड़ रुपए की सरकारी खरीद को मंजूरी भी मिली है। तो इस नाते से 450 करोड़ रुपए का आज जो है सारी परचेज सब कुल मिलाकर के की गई है। उसमें मैंने बताया जैसा इरिगेशन है, जैसा पावर है, और इसी प्रकार से आईटी की एक दो आइटम्स हैं। सिविलेशन का जैसे हेलीकॉप्टर का बताया वो भी नेगोशिएशन चल रही है। आज फाइनल होगी तो ठीक है, नहीं तो और 2-3 दिन बाद उसके साथ दोबारा मीटिंग बुला करके करनी पड़ेगी। कुछ वारंटी की बातें हैं, कुछ डिस्काउंट के विषय, वो सारे चल रहे हैं। मोटे रूप से लगभग $97.5 लाख का उनका एक टेंडर जो है उन्होंने लगाया है। इस नाते से उसमें कुछ चीज़ें नेगोशिएशन की हैं, वो चल रही हैं। जितना उसमें लाभ मिल जाएगा उतना वो करेंगे। पावर डिपार्टमेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इरिगेशन, मुख्य रूप से यही। सर, पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव के नाते से अभी चूंकि इसी सप्ताह में अर्बन लोकल बॉडीज की भी कुछ चुनाव ड्यू हैं, वो भी रुके हुए हैं, वो भी फैसला होने वाला है इस अगले सप्ताह में। इसके बाद हम लोग बैठ के विचार करेंगे कि चुनाव, वैसे तो चुनाव आयोग का ही अधिकार है, उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी तैयारी उनकी है। हमने अपनी ओर से जो पंचायती चुनाव है उसको क्लियर कर दिया है। अब उसमें चूंकि वोटर लिस्टें हैं, वार्डबंदी कुछ करनी है, कितना समय उनको लगेगा उतना समय लगा करके जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। बिजली को लेकर कंडीशन कहीं ना कहीं जो पावर कट्स थे उसमें कमी तो आई है। अब सरकार किस लेवल तक पहुंच चुकी है? आपकी जानकारी के लिए पिछले 2 दिन में कोई कट कहीं नहीं लगा है। अब चूंकि पोजीशन सारी सुधर रही है, हमें जो अडानी की पावर है वो भी मिलना शुरू हो गई है। थोड़ी खपत में भी कमी आई है मौसम के कारण से। गर्मी उतनी नहीं है जितनी आज से 10 दिन पहले गर्मी थी। अभी 1-2 दिन के बाद हमको भाखड़ा से अतिरिक्त जो पावर मिलती है 15 मई के आसपास मिलनी शुरू हो जाती है, वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि पावर की किसी प्रकार की कोई कठिनाई अब आगे नहीं रहेगी। हाँ, वो हो गया है। उसमें एक प्लांट उनका चल गया है, 500 मेगावाट हमको मिलना शुरू हो गया है। अगला जो प्रोजेक्ट है, उनका जो प्लांट है, वो और 4-5 दिन के बाद चलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले और 8 दिन के अंदर वो 500 मेगावाट वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। पंजाब में ये घटना सामने आई थी, उसके बाद हरियाणा में भी आतंकवादी विरोधी दस्ता बनाने की पहल की गई है। किस तरह से देखते हैं आप? लगातार पटियाला की घटना हुई, अब मोहाली की घटना हुई। जो घटनाएं हैं बहुत चिंताजनक घटनाएं हैं। ये घटनाएं जो हुई हैं तो इसके कारण से स्वाभाविक है सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा भी हम लोग अपने नाते से जितनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे इंटेलिजेंस सब लगे हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, ये हमारी पूरी सावधानी है। और इसके लिए जो भी कोई व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी हम सब करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई करेंगे, क्योंकि वजीराबाद पानी जो है उसमें पानी कम हो गया। हरियाणा की तरफ से यमुना में पानी। देखिए, दिल्ली वाले दिल्ली की बात जाने, हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी जितनी सप्लाई दिल्ली को जाती है पूरी बराबर जा रही है। और जितना हमारा उनका एक करार जो है उसको पूरी जो पानी की व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पंजाब हमको पानी देता है कि नहीं देता है। हमने तो वो जितना वो पंजाब से सहयोग करेंगे उतना सहयोग लेने। पानी को लेकर कुछ पत्र भी लिखे थे ना उन्होंने दिल्ली सरकार में, पानी पूरा पंजाब से भी डिमांड करनी चाहिए। नहीं, वो जाने, पंजाब जाने, लेकिन हमारे पास जितना भी पानी उपलब्ध है और जितना ड्यू है वो पानी बराबर जा रहा है, उसमें एक भी बूंद कहीं कम नहीं हो रही है। रोहतक में भ्रष्टाचार के खिलाफ गृह मंत्री अनिल विज की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल गृह मंत्री जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक में शिकायत सुनने के लिए पहुंचे थे, जहां बैठक शुरू होते ही गृह मंत्री एक्शन मोड में नजर आए और पेयजल सप्लाई में गड़बड़ी पाए जाने पर एचएसबीपी के 10 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। अब जो पाइपलाइन डाली गई थी उसमें जिन जिन कर्मचारियों के नाम थे उनको सस्पेंड किया है।
एक पवन कुमार को किया है, वो जो मर्डर हुआ है, और उसने उनको साथ मिसबिहेव भी किया और उनका पर्चा दर्ज किया। अब ये उनकी पार्टी का विषय है। अब वो क्या करते हैं, अब इकट्ठे डूबते हैं या एक एक करके डूबते हैं, मुझे कुछ देखिए। ऐसा है, सपने लेने पर विश्व के किसी भी देश में टैक्स नहीं है, इसलिए अगर इन्होंने सपने ले रहे हैं तो लेते रहे, कौन रोकता। प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता है। और आम आदमी पार्टी का तो जो हाल होगा पंजाब में और बाकी जगहों पर, वो जल्दी पता लग जाएगा। अगर इनमें दम होता तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खड़े किए थे, वहाँ क्यों नहीं जीत गए? उत्तराखंड में क्यों नहीं जीत गए? गोवा में क्यों नहीं जीत गए? मिजोरम में क्यों नहीं जीत गए? पंजाब के तो कुछ अलग कारण थे, और वो भी जल्दी नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। जिस प्रकार के झूठे सपने दिखा के लोगों को इन्होंने लोगों की वोटें लूटी हैं, तो पंजाब का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 मई को जगाधरी के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रगति रैली को संबोधित करेंगे। सीएम की प्रगति रैली की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री 15 मई को जगाधरी पहुंचेंगे और शिक्षा मंत्री ने इस रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बीते साल अपनी रैली में जो घोषणाएं की थी, उनमें से लगभग पूरी हो चुकी हैं। शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी 15 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं, और निश्चित तौर से बहुत सी ऐसी घोषणाएं जो डेवलपमेंट की अभी कुछ कमियां थी, उनको पूरा करने का वो विश्वास दिला के आएंगे, और निश्चित तौर से वो अपने टाइम पे पूरी भी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और जनता में भारी उत्साह है। मैं समझता हूं कि ये आज तक की शायद यमुनानगर के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होगी जिसमें मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। और पिछली बार जो घोषणाएं हुई थी लगभग वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं एक विधानसभा की बात कहूं केवल जगाधरी की, तो 1082 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए के काम उसमें घोषित किए गए थे जो पूरे हो चुके हैं। अगर आप सारे का अनुमान लगाएं तो लगभग 4000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित किए थे, और वो सारे के सारे लगभग पूरे हो चुके हैं। अगर हम कॉलेज की दृष्टि से देखें तो हमारे यहां एक कॉलेज था, उस कॉलेज की भी जितनी बिल्डिंग थी उससे ज्यादा बनाई गई, और उसके अलावा 3 सरकारी कॉलेज और बने। अगर ऐसे ही आईटीआई को देखें तो वो भी 4 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर हम हॉस्पिटल को भी देखें तो अगर बेड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 6 गुना से भी ज्यादा बेड की व्यवस्था है। जैसे यमुनानगर जो पहले 100 बेड का था, वो अब 200 बेड का बन के तैयार है। लगभग आने वाले 1 या 2 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। बात है इतिहास जो है ना जी, इतिहास को आप शुगर कोटेड नहीं बना सकते कि आप मीठी मीठी बातें लिखेंगे, अगर कोई कड़वी है तो वो भी बात कही जा। जहां कांग्रेस को बहुत से श्रेय मिल रहे, तो वहां कुछ गलतियां भी हुई हैं, उन गलतियों का भी जिक्र किया ही जाएगा। वहीं अगर हम 562 रियासतों का जिक्र कर रहे हैं कि जिस कुशलता के साथ सरदार पटेल ने उनका विलय किया, वो अपने आप में बेमिसाल है। तो वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, इसी देश के उप प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर देश का विभाजन स्वीकार किया गया तो वो भी एक बड़ी गलती थी, तो उसमें भी जिक्र निश्चित तौर से होगा। इतिहास जो है वो घटी घटनाएं हैं, ना कि हमारी मर्जी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल उपमंडल के गांव में रोशन सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान नेता बनने का ढोंग कर रहे हैं। वहीं उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खास तौर पर चिंतन की जरूरत है, क्योंकि इस समय देश में कांग्रेस की हालत पतली है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान कांग्रेस की कलह के चलते ही संगठन तक नहीं बन पाया।
ये तो पूरे देश को पता है कि जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी थी और उस कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया था, लेकिन इनके कार्यकाल में ये अपनी उस रिपोर्ट को ही पेश नहीं कर पाए इतने दिन में, और आज ये किसान नेता बनने का ढोंग कर रहे हैं। तो जनता जानती है इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। चिंतन तो हर पार्टी को करना चाहिए और कांग्रेस को तो खासकर करना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो पतली हालत है उसको सुधारने के लिए अवश्य चिंतन करना चाहिए। हरियाणा के अंदर भी पहले अशोक तंवर जी अध्यक्ष बने, उसके बाद शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष बनी और अब उदय भान जी बने हैं। तो पिछले दो जो टर्म्स हैं इनकी अध्यक्ष की, वो तो आपको भी पता अच्छी नहीं रही, आपस में फूट ही रही है और पार्टी का संगठन तक मतलब नहीं बन पाया प्रदेश का। तो हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने रतिया पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पंचायती और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर चर्चा की। बैठक में स्थानीय विधायक लक्ष्मण दास, नगर परिषद के जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा भी साथ में मौजूद रहे। इस मौके पर कमलेश ठांडा ने हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर से खास बातचीत की और आगामी पंचायती चुनावों को लेकर भी चर्चा की। वहीं बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने पर भी बयान दिया। आप भी सुनिए। भले ही प्रदेश में पंचायती व स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा न हुई हो, मगर हर पार्टी ने कमर कसी हुई है। आज हमारे बीच महिला व बाल विकास प्रदेश मंत्री कमलेश ठांडा जी पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से बैठक की। इसको लेकर जानते हैं इनसे कि आज के कार्यक्रम को लेकर क्या प्लानिंग है। देखिए, धन्यवाद जी। देखिए रतिया में आज आए हो आप, क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, सारा हरियाणा में नगर पालिका के जो चुनाव है उसको लेकर आज मैं रतिया का भी नगर पालिका का चुनाव है, उसको लेकर आज मैं रतिया में आई हूँ। और ये जो हमारा पन्ना प्रमुख त्रिदेव बूथ मंडल के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी आज बैठक है, उनका सम्मेलन है। तो उनसे रूबरू होने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं आज यहाँ रतिया में पहुंची। कब तक चुनाव की घोषणा हो सकती है? देखिए, अभी डेट तो फिक्स नहीं है, जल्दी ही शायद अगले महीने नगर पालिका के चुनाव। पहले पंचायती चुनाव होंगे या स्थानीय निकाय के? देखिए, पहले नगर पालिका के चुनाव। नगर पालिका के। पार्टी इस बार सिंबल पे लड़ने जा रही है चुनाव? देखिए, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी ने ही चुनाव कराने हैं और पार्टी ही इनका जो भी फैसला लेगी। हम तो जो आदेश आए उसके आदेश पर आज मैं यहाँ रतिया में आई हूँ। निगम के चुनाव खास करके सिंबल पे होते हैं, अगर यहाँ डिमांड की जाएगी तो सिंबल दिया जाएगा कैंडिडेट को? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर और सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। अगर सिंबल पे होता पार्टी के जिस तरह भी आदेश होंगे उस तरह से ही हमारे कार्यकर्ता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। हमारी पूरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी इस बार चुनावों में आई है, तो उसको लेकर कैसा मानते मुकाबले में? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जो घोषणा इन्होंने पंजाब में की थी उन घोषणाओं पे खरा नहीं उतर रहे, तो जनता ने पता चल गई ये सारे जो उनके खोखले ढकोसले थे जनता के बीच में आ चुके हैं और उसका कोई जनाधार नहीं है। अगर पार्टी है तो सारा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बढ़िया तरीके से काम करा, सभी सक्षम और लगे हुए हैं। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का रिलायंस है, तो चुनाव भी इकट्ठे लड़ेंगे किस तरह? देखिए, ये पार्टी का आदेश है, जब हमारा गठबंधन है तो जो पार्टी का आदेश होगा जिस तरीके से पार्टी कराएगी और इकट्ठे हैं तो इकट्ठा। ने सुना कि मंत्री जी ने साफ किया है कि संयुक्त रूप से भी चुनाव दोनों पार्टियां लड़ सकती हैं। इसको लेकर आज कार्यकर्ताओं को मंत्र जरूर देके जाएंगे। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। और इसी बीच नजर डालेंगे एक बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रदेश भर में खुमार चल रहा है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला स्तर पर किया जा रहा है राहगिरी कार्यक्रमों का आयोजन। फतेहाबाद में राहगिरी कार्यक्रम में दिखा जबरदस्त उत्साह। विभिन्न जिलों तक पहुंच रही है खेलो इंडिया मशाल यात्रा। तो आपको बता दें कि 4 जून से होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश भर से 8,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वहीं समापन 13 जून को होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रदेश भर में
लोगों पर भी खुमार चढ़ रहा है। आपको बता दें कि अभी शुरुआत 4 जून से होनी है, लेकिन अभी से लोगों में उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्रदेश भर में खुमार चढ़ रहा है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर किया जा रहा है राहगिरी कार्यक्रमों का आयोजन। यमुनानगर में 15 मई को हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस रैली में सीएम मनोहर लाल भी शामिल होंगे और हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। साथ ही सीएम द्वारा यमुनानगर को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने के आसार भी लगाए जा रहे हैं। इस रैली की जानकारी यमुनानगर निगम के मेयर मदन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद यमुनानगर में आयोजित होने वाली ये हरियाणा की सबसे बड़ी रैली होगी। हमारे यहाँ प्रगति रैली जो हरियाणा के अंदर हो रही है, उसी के निमित्त जगाधरी यमुनानगर की एक यमुनानगर जिले की बड़ी रैली हम करने जा रहे हैं। सभी मिलकर के पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, जितने भी हमारे चुने हुए लोग हैं, सब इस रैली में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है कि संडे को 9:30 बजे अनाज मंडी में पहुंचे। करनाल में आयुष्मान योजना गरीबों के लिए वरदान बनती जा रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को इलाज में मदद मिल रही है। करनाल जिले में अब तक करीब 50% रोगी मुफ्त उपचार का लाभ ले चुके हैं। आयुष्मान योजना की मदद से करनाल के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में लोगों का फ्री इलाज हो रहा है और उन्हें नई जिंदगी मिल रही है। वे इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से धन्यवाद भी कर रहे हैं। मुना गांव से आए हैं जी। तो क्या तकलीफ क्या? और शौकत अली नाम है और मेरे को दिल की अटैक की बीमारी थी, तो मेरी एंजियोग्राफी हुई। गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के तहत बिल्कुल ठीक हूँ मैं। कैसे इलाज हुआ आपका? कमर में दर्द था और यहाँ जो मैं आई हूँ इसके डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला भी कमर के छल्ले बिल्कुल खराब हैं तेरे और ऑपरेशन होएगा। फिर थोड़ा डॉक्टर ने मेरी मदद करी, मैं एडमिट कर ली। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके होया, अच्छा मेरा इलाज चल रहा है, अच्छी मेरी दवाई बट्टी ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर मेरा। आयुष्मान मेरा इतना बहुत नहीं था, 9-10 साल से मेरे से बीमारी थी। फिर सरकार की तरफ से थोड़ी मेरी मदद मिली और मेरा ऑपरेशन हो गया। हमारे यहाँ हम आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस सर्जरीज कर रहे हैं। महिलाओं के जो बच्चेदानी के ऑपरेशन हैं, लैप्रोस्कोपी द्वारा, दूरबीन द्वारा या फिर ओपन सर्जरी, सारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। इंद्री के गांव भादसों में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर गोबर लगाने के मामले में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे लोग सचिवालय का घेराव करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद डीएसपी मनोज कुमार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायत के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जी, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की स्टैचू गांव भादसों में लगी थी, उसका अपमान गांव के शरारती तत्वों द्वारा किया गया। उस पर गोबर लगाया गया, जिसको लेकर के समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष है। और उसी घटनाक्रम को लेकर के आज रोष प्रदर्शन रखा गया था, थाने का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, अदर बातें रखी गई थी। मगर प्रशासन ने FIR तो लॉन्च कर दी थी, मगर गिरफ्तारी अब तक किसी की नहीं हुई। पीसफुली जो समाप्त कर दिया गया, इन्होंने मंगलवार तक टाइम इनको दिया गया और जो भी हमारी कार्रवाई होगी वो इनको बता दी जाएगी। और पुलिस प्रशासन ने पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितने दोषियों के खिलाफ? 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उनको वेरीफाई करके ही आगे की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। ठीक है।
हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने फरीदाबाद के जीवन नगर गोंची इलाके में क्लिनिक पर छापा मारकर अवैध रूप से बेची जा रही भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की हैं। देर रात हुए इस छापेमारी में फरीदाबाद ड्रग कंट्रोल ब्यूरो की टीम भी शामिल रही। बताया जा रहा है कि नशीली दवाइयां एक महिला द्वारा बेची जा रही थी, जिसका पति पहले से ही नशे का कारोबार करने के आरोप में जेल में बंद है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ हमारे को बरामद हुई हैं। टोटल लगभग 7 तरह की नशे में प्रयोग होने वाली दवाइयाँ हमारे को ये एक शॉप है, घर के आगे ही बनी हुई है मेन गली में, और जिसकी ऑनर जो है वो पूर्णिमा विश्वास है। उनके ये लकड़ी का केबिन एक बना हुआ है, उसमें से हमें 7 तरह की दवाइयाँ काफ़ी मात्रा में ह्यूज क्वांटिटी है जो हमें बरामद हुई। लेकिन इनका जो एक पति है मिस्टर जावेद खान, वो ऑलरेडी एनडीपीएस एक्ट में जेल में है, उस पर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हो रखा है। तो उसी की दवाइयाँ ये बताई जा रही हैं कि ये मिलके कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहे थे नशे के कारोबार की।